हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे। उससे पहले समझेंगे कि कर्नाटिक किस रीजन को बोलते हैं। ये रीजन कह सकते हो कि जो ईस्टर्न घाट का रीजन है ना, इसी को बोलते हैं कर्नाटिक रीजन। मतलब ये एरिया नहीं आता बस। अब ये सब स्टार्ट हुआ था औरंगजेब की डेथ के बाद। औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। अब मुगलों के काल में क्या होता था कि मुगल होते थे वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड होते थे। प्रोविंसेस आई थिंक सियासत, और फिर ये सियासत प्रोविंसेस डिवाइड होते थे बहुत सारे सूबा में। ठीक है, तो ऐसे ही जो जैसे ही आखिरी शक्तिशाली शासक यानी कि औरंगजेब की डेथ हुई, इन्होंने अपने आप को एक फ्री स्टेट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया और खुद ही उसके निज़ाम बन गए। लाइक हैदराबाद था, हैदराबाद ने अपने आप को एक सक्सेसर स्टेट घोषित कर लिया 1724 में। मतलब और इसका नवा निज़ाम कौन बन गया, किसने अपने आप को निज़ाम घोषित कर लिया? आशफ जाह टू, जिसने फिर अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि मुगल था उसके टाइम पे एक प्रोविंसेस होते थे, अपने आप को उन्होंने सक्सेसर स्टेट घोषित कर लिया। और भी प्रोविंसेस थे, लेकिन अभी हम कर्नाटिक वॉर की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटिक एक सूबा था किसका? हैदराबाद का। तो फिलहाल हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं। हैदराबाद प्रोविंस का निज़ाम अपने आप को घोषित कर लिया आशफ जाह वन ने, जिसने अपना नाम रख लिया निज़ाम उल मुल्क। अब इसका एक सूबा था कर्नाटिक। उस टाइम पे आशफ जाह ने क्या किया कि कर्नाटिक का नवाब बना दिया किसको? मोहम्मद सैयद को। अब मोहम्मद सैयद का ने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? सादतुल्ला खां। ठीक है, अब दो डायनेस्टीज चल रही थी। हैदराबाद में तो चल रही थी आशफ जाह डायनेस्टी, आशफ जाह का वंश, और कर्नाटक में चल रही थी नवेद वंश या फिर नवेद डायनेस्टी। अब नवेद वंश को पढ़ते हैं हम। ठीक है, नवेद वंश क्या था कि नवेद वंश में हमें पढ़ा कि जो आशफ जाह था उसने मोहम्मद सैयद यानी कि सादतुल्ला खां को बना दिया क्या? नवाब बना दिया किसका? कर्नाटक का। अब कर्नाटक के नवाब कब से कब तक था? 1724 से बनाया था। इन्होंने लगभग 8 साल तक राज किया, 1724 से 1732 तक। उसके बाद इनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने भाई के बेटे, इनके भाई का नाम क्या था? गुलाम अली। तो इन्होंने गुलाम अली के बेटे दोस्त अली को बना दिया नवाब अगला। उन्होंने भी लगभग 8 साल तक ही राज किया। अब दोस्त अली का बेटा था सफदर अली खान, जिसने सिर्फ 2 साल राज किया। 1740 में उसको नवाब बनाया सफदर अली खान को, और 42 में उसको किसी ने मार दिया। 42 में मार दिया। अब सफदर अली खान का बेटा बहुत छोटा था, ठीक है, राजपाट संभालने लायक नहीं था कि उसको नवाब बना दिया जाए। सफदर अली खान के बेटे का नाम था सादतुल्ला खां टू। लेकिन दोस्त अली का एक लेकिन दोस्त अली का सन इन लॉ जो था उसका नाम था चंदा साहेब। चंदा साहेब को भी नहीं बना सकते थे क्योंकि मराठाओं ने उसको पकड़ लिया था। मतलब मराठा के जो पेशवा थे, छत्रपति शाहू जी के ऑर्डर पर चंदा साहेब को पकड़ के रखा हुआ था। तो बट सादतुल्ला खां को बना दिया गया फिर नवाब। जब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करते? सादतुल्ला खां को नवाब बना दिया। अब सादतुल्ला खां बट नवाब नाम का था सादतुल्ला खां, बट राजपाट कौन संभाल रहा था? अनवरुद्दीन। लेकिन सादतुल्ला खां को भी 2 साल बाद यानी कि 1744 में मार दिया गया। कहाँ पे? आरकोट में, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, उसमें मार दिया गया। ये अब हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का। इसके बाद हमारा जो 1744 में कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? अनवरुद्दीन। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सेंट डेविड कुडलोर में। हमने ये भी देख लिया कि कर्नाटक रीजन है बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच का रीजन। ओके, तो 1744 में अनवरुद्दीन ने अपने आप को कर्नाटक का नवाब घोषित कर लिया। लेकिन यूरोप में क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, जहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, 1745 में ब्रिटेन ने क्या किया, भाई जब वहाँ लड़ाई चल रही है तो गुस्सा तो यहाँ पे भी दिखेगा। 1740 में ब्रिटिशर्स ने एक फ्रेंच की एक शिप खड़ी थी, ऐसे ही खड़ी थी बस, उस पर अटैक कर दिया। तो ये बात हुई, बस अटैक कर दिया। तो फ्रेंच का जो
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम का गवर्नर था ना, उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने बुलाया किसको? बोर्दोने को। बोर्दोने कहाँ था? बोर्दोने भी गवर्नर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन वो मॉरिशस में था। डुप्ले इंडिया में था और बोर्दोने में कौन? बोर्दोने कहाँ था? मॉरिशस में गवर्नर था। वो आए और उन्होंने हमला बोल दिया किस पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और मद्रास को कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर्स ने अनवरुद्दीन की हेल्प मांगी और अनवरुद्दीन ने हेल्प भी कर दी ब्रिटिशर्स की। पता है क्यों? क्योंकि पहले फ्रेंच मांग चुके थे अनवरुद्दीन की हेल्प मद्रास को कैप्चर करने में, और उन्हें बोला था कि हम आपको थोड़ा हिस्सा दे देंगे मद्रास का, पर नहीं दिया। तो डुप्ले के खिलाफ बहुत गुस्सा था अनवरुद्दीन। तो 1746 में अनवरुद्दीन ने अटैक कर दिया मद्रास पे, अडयार रिवर के किनारे, जिसको बैटल ऑफ सेंट थोम भी बोलते हैं। बट इसमें क्या हो गया कि फ्रेंच जीत गया और अनवरुद्दीन हार गया। अनवरुद्दीन के पास लगभग 10,000 की सेना थी, लेकिन फ्रेंच लोगों के, फ्रांसीसियों के पास सिर्फ 1,000 लोग थे। फिर भी अनवरुद्दीन हार गया। तो अनवरुद्दीन को समझ आ गया था कि इनके साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक सैनिक हमारे 10 के बराबर है। जैसे ही 1748 में ऑस्ट्रिया वार एंड होगी यूरोप में, यहाँ पे भी संधि होगी। उसी संधि के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संधि हुई, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। तो इसमें पता है क्या हुआ था कि इसमें ट्रीटी हुई थी कि जो भी आपने टेरिटरी ली है ना, उसको वापस कर दो। तो ब्रिटेन ने वापस कर दी लुइसबर्ग, जो इस टाइम कनाडा में है। उस टाइम फ्रांस के कब्जे में था। वो ब्रिटेन ने वापस कर दी, और फ्रांस को क्या वापस करना था? मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ एक्स ला चैपेल के साथ हमारी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म होती है, जो कि कब से कब तक चली थी? याद रखना, डेट लिखा भी होगा शायद कहीं, 1744 से 1748 तक, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। और क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि मेन रीज़न क्या था, अगर मेन पॉइंट देखें तो, क्योंकि उसने क्या कर दिया था? शिप्स पे अटैक कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स जो थे, उसने फ्रेंच शिप पे अटैक कर दिया था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर के साथ।